जी हाँ दोस्तों, इससे आसान का ही नहीं। अगर आपको पछताना नहीं है तो एक बार इसे पढ़ लीजिए, या मैं साफ शब्दों में कहूँ, एक बार इसको देख लीजिए, आप सफल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंतिम आगाज में। तो हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। तो आज मेवाड़ के इतिहास की रहेगी दूसरी क्लास। इस दूसरी क्लास में हम देख रहे थे गोहिल वंश को। तो हम आगे अब गोहिल वंश को बढ़ाते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने देखा था गोहिल वंश की। हमने एक बार स्थापना देखी थी, किसने करी थी। इसके तीन मत हमने देखे थे। तीन मत किस किस के थे वो तीन मत थे। एक तो था अबुल फजल का, एक आपका था कर्नल जेम्स टॉड का, और एक मत था आपके डॉक्टर डी आर भंडारकर का। तो इन मत के बारे में हमने जैसे जानकारी कर ली थी, लेकिन मैं एक बार फिर से दोहराऊं कि देखिए, डॉक्टर भंडारकर कह रहे थे कि जो गोहिल वंशीय जो लोग हैं ये ब्राह्मण हैं। लेकिन जो अबुल फजल है वो कह रहा था कि जी नहीं, ये जो ईरान के शासक था आदिल नौशेरवां, ये गोहिल वंश के लोग उसके वंशज हैं। लेकिन कर्नल जेम्स टॉड क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वल्लभी नगर एक इलाका था, या हम कहें एक स्थान था। कहाँ पर था वो गुजरात में था। उसका एक शासक हुआ था शिलादित्य करके। तो शिलादित्य की संतान ही ये गोहिल वंश, मतलब कि वो जो शिलादित्य था उसका पुत्र आया था गोहिल या गुहा। तो उसी को आगे चलकर कहा गया कि यही गोहिल वंश है, इसी से गोहिल वंशों की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह के मत हमने पढ़े थे। लेकिन आज हम जो पुख्ता मत है, जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त मत है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। दरअसल ये मान्यता प्राप्त मत, पहले सबसे पहले बात आती है कि यह मान्यता प्राप्त मत दिया किसने था। तो देखिए, ये मान्यता प्राप्त मत जो मत था, ये दिया था डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने ये मत दिया था। अब ये मत दिया कैसे था, क्योंकि देखिए, हम कोई भी मत, एक जो मत आता है उसको हम पुष्टि कैसे करेंगे कि हाँ भाई ये 100% शुद्ध है, या 100% यही असली जो इतिहास होता है वो यहीं से उठाया गया है, वो प्राचीन काल में ऐसा ही हुआ था। वो हमें पता लगता है किसी शिलालेख या अभिलेख से। तो उसी प्रकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा को एक शिलालेख मिला था। कौन सा शिलालेख? शामोली का शिलालेख, हम कहें शामोली का अभिलेख। यह आपका आता है 646 ईस्वी का। तो इस अभिलेख के अंतर्गत वो बताते हैं कि जी नहीं, जो कर्नल जेम्स टॉड कह रहे हैं कि जो गोहिल वंश जो लोग हैं, ये शिलादित्य उसकी संतान थी गुहा, उसकी संतान ऐसे ऐसे आई थी, ऐसा नहीं था। बल्कि जो गोहिल वंश का जो संस्थापक आता है, तो गोहिल खुद होता है गोहिल, उसका पुत्र होता है, या हम कहें उसकी 5वीं पीढ़ी में आता है शिलादित्य। क्या कहता है वो, मैं एक बार आपको लिख बताता हूँ। पहले आप हम लिख देते हैं मेवाड़। मेवाड़ हम देख रहे हैं गोहिल वंश, गोहिल वंश। तो तीन मत हमने देख लिए। तीसरा, अब चौथा मत जो पुख्ता मत आता है, जिसकी असली पुष्टि होती है, वो आता है सामूली अभिलेख। ये सामूली अभिलेख मिलता है उदयपुर के पास मिला था। ये कहाँ मिला था? उदयपुर के पास, सामूली अभिलेख। ठीक है दोस्तों, 646 ईस्वी। 640 ईस्वी का ये अभिलेख मिलता है। अब इसके अंदर कौन कहता है? डॉक्टर ओझा। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ डायरेक्ट लिखूंगा कि डॉक्टर ओझा कहता है कि जो गोहिल हुआ था, भाई गोहिल वंश स्थापना किसने करी थी? गोहिल ने करी थी, गोहिल नाम के व्यक्ति ने। तो इस गोहिल का आता है 5वां वंशज, मतलब कि इसकी पीढ़ी में 5वां इसका वंशज होता है, उसका नाम होता है शिलादित्य। शिलादित्य, ठीक है भाई। जो एक गोहिल होता है, इसका 5वां वंशज होता है शिलादित्य। ये कहाँ लिखा है? सामूली अभिलेख में। और सामूली अभिलेख मिलता कहाँ पर है? ये उधर मिला था, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा को मिला था, ये ओझा को। ठीक है। अब इसने कह दिया कि भाई गोहिल वंश का पुत्र था शिलादित्य, ये नहीं कि भाई शिलादित्य का पुत्र गोहिल हुआ था। अब यहाँ से पुष्टि होती है कि भाई साहब, मतलब कि गोहिल का पुत्र, या फिर हम कहें गोहिल का वंशज था शिलादित्य। तो इस शिलादित्य के आगे ही जो पीढ़ी हुई थी वही गोहिल वंश या गोहिल वाले बने थे। अब हमने ये देख लिया कि भाई शिलादित्य हो गया। अब इसके बीच में 5 जो, मतलब कि 5 वंशज है, तो इसके बीच में कोई ना कोई वो राजा महाराजा आए होंगे। अब देखिए, कई क्लासों में इन चीज़ों के बारे में बताते नहीं है, और वैसे भी हम बता रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये चीज़ जरूरी नहीं है। जो इसके बीच में 5 वंशज है, उनके आप नाम रख लोगे याद, ठीक है, आपकी हिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन वहाँ से आए नहीं आए, इसकी गारंटी नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन वही पूछेगा जो पूरा सही, उसका जो उत्तर हो बिल्कुल सही हो, उसकी सटीक जानकारी हमें मिले। लेकिन जो इनके बीच के जो राजा महाराजा हैं, उनकी कोई सटीक जानकारी नहीं है, केवल नाम मिलते हैं। अब बाकी उनके मत क्या थे, उन्होंने क्या करा था, इसकी हमें सटीक जानकारी नहीं मिलती है। हर किसी के अलग अलग मत होते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनके बीच में जो 3 महाराजा हुए थे, पहले तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां शिलादित्य है। तो पहला हुआ था आपका ना, यहाँ पर आते हैं महेंद्र, सॉरी यहाँ पर आता है आपके भोज। कौन? भोज।
यहाँ महेंद्र और यहाँ पर आते हैं नाग। तो ये कुछ 3 राजा हुए थे, इनका सिर्फ नाम याद रख लीजिए, बाकी इनके बारे में इतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। शिलादित्य, इसका भी नाम हम इसलिए याद रखते हैं क्योंकि जो हमने 3 मत पढ़े थे, उन 3 मतों से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि वो 3 मत, एक तो डॉक्टर भंडारकर ने दे रखा है, एक अबुल फजल ने दे रखा है और एक कर्नल जेम्स टॉड ने दे रखा है। तो बस एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई गोहिल वंशों को ब्राह्मण किसने कहा था? डॉक्टर भंडारकर ने कहा था। आदिल नौशेरवा के संतान गोहिल वंशों को किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। इस तरह से हमको बातें ध्यान रखनी है। बाकी को आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई गोहिल वंश का तीसरा वंशज कौन सा, चौथा वंशज कौन सा, ऐसे बारे में नहीं पूछेगा। अब शिलादित्य हमने नाम पढ़ा एक तो इसीलिए क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड कह रहा था कि शिलादित्य की संतान था कौन, गोहिल या गुहादित्य, जबकि नहीं, गोहिल वंश का 5वीं संतान आती है, 5 वंश आता है, वो था शिलादित्य। अब देखिए शिलादित्य के समय में एक बात हुई थी, इसको सिर्फ मैं मौखिक रूप से बता रहा हूँ आपको। जो शिलादित्य है, अब इसने जो है अपने मेवाड़ के हिस्से को अच्छी तरह से उस पर राज किया। उसके जो भी एक महाराजा कामकाज होता है, उसने उस कामकाज को अच्छे से पूर्ण किया। तो इस प्रकार से जो वटनगर होता है, एक वटनगर इलाका है, क्योंकि गोहिल वंशों को वटनगर से भी रिलेट करके बताते हैं, बल्कि ये ऐसे है कि जो वटनगर का जो इलाका है वो वाणिज्यिक स्थिति से एक अच्छा इलाका था। अब उन्होंने देखा कि जो उदयपुर वाला हिस्सा है, जो मेवाड़ वाला हिस्सा है, वो काफ़ी संपन्न होता जा रहा है, उसमें सुधार हो गया। किसकी वजह से? शिलादित्य की वजह से। तो उस वजह से जब अब आपके जो ये वटनगर के जो वाणिज्यिक वो जो लोग थे या वाणिज्यिक समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने यहाँ पर आना शुरू करा, अपने रोजगार देना शुरू करे। तो वो आते हैं कहाँ पर? अरण्य नाम की एक जगह पर आते हैं। अरण्य नाम की एक जगह पर आते हैं, वो उदयपुर में ही है। अब बाकी उसका अन्य नाम तो अभी फिलहाल में ध्यान नहीं है, फिलहाल अरण्य का नाम है। तो यहाँ पर वो आते हैं, तो यहाँ पर वो एक मंदिर बनवाते हैं। किसका मंदिर बनाते हैं? वो जावर माता का मंदिर बनवाते हैं। जावर माता का मंदिर अरण्य बनवाते हैं। इसीलिए इसका अन्य नाम क्या होता है? अरण्यवासिनी। आपने सुना होगा ये नाम, अरण्यवासिनी मंदिर मिलता है, बनवाया था। और ये बनवाया किसने था? जो आपके वटनगर के जो वाणिज्यिक महत्तर कहते हैं, और हमको कहें जो उसका हेड था, उसका नाम था जेजक। तो ये मंदिर इसने बनवाया था। लिखने वाली बात नहीं है, सिर्फ याद करने वाली बात है कि हाँ भाई कि जो जावर माता का मंदिर है वो किसके टाइम का है? वो शिलादित्य के टाइम का है। जानकारी कहाँ मिलती है? सामोली अभिलेख 646 ईस्वी में मिलती है। अब देखिए इस हिसाब से ना, एक बात भूल गया था मैं आपको कि गोहिल वंश की स्थापना कब हुई थी। अभिलेख मिलता है 646 ईस्वी में। किसका है? शिलादित्य का। मतलब शिलादित्य का समय कब का है? 646 ईस्वी का। अब इसके पीछे 5 वंशज हुए हैं, बल्कि 5 वंशज है, तो 1 2 3 4, तो ये चौथे नंबर का होता है गोहिल। तो अभिलेखकारों ने या फिर इतिहासकारों ने, अब उनके पास सटीक जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने सिर्फ अंदाजा नहीं लगाया कि अगर प्रत्येक महाराज ने अगर 20 वर्ष भी शासन किया है तो उस हिसाब से ये कद कितना आता है। तो उन्होंने 20 वर्ष के हिसाब से जो शासन किया है, इसका वो अंदाजा लगाते हैं कि 20 वर्ष इसने करा होगा, 20 वर्ष इसने करा होगा और 20 वर्ष इसने करा होगा। तो उसी प्रकार से 20 वर्ष इसने करा होगा। तो इसने गोहिल वंश की स्थापना कब करी थी? तो गोहिल वंश की स्थापना करी थी 566 ईस्वी। ये गोहिल वंश की स्थापना की वो तारीख आती है। ये थोड़ी याद करने वाली बात है, गोहिल वंश की स्थापना। इस पर लिख देते हैं हम, गोहिल वंश की स्थापना। बस ये चीज़ याद रखनी है। एक सामूली अभिलेख याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये कब का है। सामूली अभिलेख 640 ईस्वी का, क्योंकि मेवाड़ के जो प्रथम राजा महाराजा है उसकी जानकारी हमको यहीं से मिलती है, क्योंकि गोहिल की जानकारी, शिलादित्य की जानकारी हमको सामूली अभिलेख से मिलती है। अब इसके आगे हम चलते हैं कि शिलादित्य के बाद में राजा बनता कौन है। आइए, जी हाँ दोस्तों, हमने सामूली अभिलेख पढ़ लिया। अब सामूली अभिलेख के बाद में जो हमने देखा था शिलादित्य बनता है महाराज, तो अब शिलादित्य के बाद में कौन राजा आता है। लेकिन उससे पहले बता दूं, हमने एक चीज़ छोड़ दी कि इस सामूली अभिलेख के अनुसार ही जो आपके गोहिल वंश है उनकी 24 शाखाएं मिलती हैं। गोहिल वंश की कितनी शाखाएं हैं? 24 शाखाएं हैं। जानकारी कहाँ मिलती है? सामूली अभिलेख में। ये हम वहाँ पर लिख नहीं पाए थे, सामूली अभिलेख में जानकारी मिलती है। एक जो गोहिल वंशी लोग हैं उनको सूर्यवंशी कहा गया है। अब देख लिया आपने कि सूर्यवंशी क्यों कहा गया। हमने पहले पढ़ा था कि भाई इनको सूर्यवंशी डॉक्टर ओझा ने कहा गया है। डॉक्टर ओझा ने क्यों कहा था? क्योंकि सामूली अभिलेख मिला था, तो इसलिए डॉक्टर ओझा ने इनको सूर्यवंशी कहा था उस वक्त पर। तो आज अब हमने दूसरी जानकारी यहाँ देख ली कि अभी सूर्यवंशी मिलता है। और एक सूर्यवंशी की वजह से ही इनको क्या कहा जाता है? भगवान राम के वंशज। भगवान राम के वंशज।
ठीक है दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं हम शिलादित्य के बाद में अगला राजा। अब देखिए शिलादित्य के बाद में जो अगला राजा बनता है वो बनता है अपराजित, और फिर अपराजित के बाद अगला राजा कौन आता है, वो आपका आता है महेंद्र द्वितीय। फिर इसके बाद में महेंद्र द्वितीय के बाद में आपके अगले राजा आते हैं कालभोज, या हम इसी को हम कहते हैं बप्पा रावल। अब देखिए जो मैं बताया था अपराजित, महेंद्र द्वितीय, इनके बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत है। ये वही बात है जो मैंने पहले कहा था कि जो ऑथेंटिक जो हम देखते हैं कि जो हमको एक अच्छी तरह से पुष्टि करा हुआ किसी का इतिहास मिले, तो वो एक तरह से हमको पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम वहीं से बनेगा, एग्जाम क्वेश्चन वहीं से बनेगा। लेकिन जब उसके जब कोई एक राजा महाराजा है, उसके मत ही सही से नहीं है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो हम उसका आंसर बताएंगे कैसे कि इसका आंसर ये है। तो इतिहासकारों ने उनका नाम तो दिया हुआ है, उनके बारे में काफ़ी सारी बातें भी हैं, लेकिन अभी मैं उसको बता के क्या करूँ जब आपको कुछ काम ही नहीं आएंगी। बाकी सिर्फ मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि शिलादित्य के बाद बना था आपका अपराजित, अपराजित के बाद बना था आपका महेंद्र द्वितीय, और फिर उसके बाद में कौन बना था आपका कालभोज या बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में जो बातें आती हैं वो सही बातें आती हैं, कुछ जो हम कहते हैं जो गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक जो हम कहते हैं वो हम कहेंगे बप्पा रावल को ही। वो क्यों कहेंगे उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। जी हाँ, बप्पा रावल, बप्पा रावल। अब देखिए बप्पा रावल ने इसलिए लिखा है क्योंकि इनको बप्पा रावल के नाम से ही जाना जाता है। वास्तविक नाम तो मैंने आपको बताया था, क्या था वास्तविक नाम इनका, इनका वास्तविक नाम था कालभोज। क्या था है कालभोज, इनका वास्तविक नाम आता है। वो नाम अधिकतर हम ये पढ़ते हैं बप्पा रावल। क्यों क्या पढ़ते हैं कि बप्पा इनको उपाधि दी गई थी। अब बप्पा नाम की उपाधि दी किसने थी, बप्पा नाम की उपाधि इनको दी थी हरित ऋषि, हरित ऋषि द्वारा इनको बप्पा रावल की या हम कहें बप्पा की उपाधि दी गई थी हरित ऋषि के द्वारा। अब ये हरित ऋषि कौन है, देखिए हरित ऋषि का नाम उल्लेखनीय इस तरह से मिलता है कि जो आपके मोनोक नैन जी आते हैं, उन्होंने बप्पा रावल के बारे में बातें इस तरह से बताई हैं कि बचपन में बप्पा रावल हरित ऋषि की गायों को चराया करते थे। हरित ऋषि कोई ऋषि होंगे वहाँ पर, तो अपने जो कालभोज थे या हम के बप्पा रावल, ये बचपन में उनकी गायों को चराया करते थे। अब उनकी गायों को चरा रहे हैं, तो फिर जो बप्पा रावल था हरित ऋषि के प्रति अच्छी श्रद्धा थी, बल्कि काफ़ी अच्छी सेवा करता था, पूरे इसका आदर जो भी करना होता ना, जो भी जो काम होते हैं एक शिष्य के अपने गुरु के प्रति, वो सारे काम ये करता था कौन, बप्पा रावल। तो इस वजह से हरित ऋषि इससे बहुत खुश थे कि भाई मेरे प्रिय शिष्य कौन है, बप्पा रावल। तो इसी प्रकार हरित ऋषि द्वारा ही बप्पा रावल को मेवाड़ राज्य वरदान में दिया गया था। वो वरदान में उसकी कहानी इस तरह से है कि हरित ऋषि ने महादेव जी की आराधना करी थी, घोर तपस्या करी, फिर महादेव जी ने उनको वरदान में कहा कि मांगो क्या मांगते हो। तब इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे शिष्य है बप्पा रावल या कालभोज, उसको मेवाड़ राज्य मिल जाए। तो शिव जी ने उनको दे दिया वरदान कि ठीक है मिल जाएगा आपको। तभी से हम देखते हैं कि भाई जो आपके मेवाड़ राज्य के जो राणा है या फिर जो गोहिल वंश के लोग हैं, उनका जो आराध्य देवता आते हैं, जानते हैं कुल देवता आते हैं, वो कौन आते हैं, वो आते हैं एकलिंगनाथ जी। वो इसलिए आते हैं क्योंकि हरित ऋषि ने एकलिंगनाथ जी से, हम कहें महादेव जी से ही बप्पा रावल के लिए मेवाड़ राज्य की जो राज्य है उसको लेने की अनुरोध किया था या वरदान मांगा था। तो इस वजह से हरित ऋषि का नाम आता है कि, और फिर हरित ऋषि ने इनको बप्पा की उपाधि थी। बप्पा का अर्थ होता है, बप्पा का अर्थ जैसे हम बताएं आपको पिता के समान, पिता के समान या पालने वाला, उसको हम बप्पा कहते हैं। अब इस चीज की जानकारी हमें मिलती है कि इनको उपाधि दी गई थी, यह हम बताते हैं कविराज श्यामल दास, ये हमको बताते हैं कि भाई हरित ऋषि ने ही बप्पा रावल को बप्पा की उपाधि दी थी। अब ठीक है भाई, हरित ऋषि का टॉपिक क्लियर हुआ कि हरित ऋषि का नाम क्यों आता है। अब इसके बाद में अगली बात आती है कि बप्पा रावल ने आखिर मेवाड़ में किया क्या था। भाई देखो, मेवाड़ को जो सही ढंग से चलाया था वो बप्पा रावल ने चलाया था। बप्पा रावल ने पहली बार मेवाड़ के अंदर सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए थे, जो कि भाई साहब 115 ग्रेन के हुए थे। 15 ग्रेन, अब ग्रेन उस वक्त की एक मापिंग राशि है, तो 115 ग्रेन के सिक्के हुए थे। उन सिक्कों पर भैया कामधेनु, किसके, कामधेनु बप्पा, इनके चित्र मिलते हैं, कामधेनु के बप्पा के इनके चित्र मिलते हैं इनके सिक्कों पर। अब इसके बाद में जब हरित ऋषि ने इनको वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया कि मेवाड़ तुम जीत लोगे, या तुम मेवाड़ पर आक्रमण करो, तुम मेवाड़ जीत जाओगे। तो इसी प्रकार बप्पा रावल मेवाड़ के मतलब जो मेवाड़ के उस टाइम पे चित्तौड़गढ़ पर या मेवाड़ के आसपास के इलाकों पर आक्रमण करते हैं और जीत जाते हैं। तभी यह चित्तौड़गढ़ का जो किला होता है, जो चित्तौड़गढ़ किला है, उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। उस वक्त चित्तौड़गढ़ पर राज किसका था, मौर्य प्रशासन था।
मतलब कि हम कहें मान मौर्य को इन्होंने हराया था उस वक्त चित्तौड़गढ़ पर से। तो इन्होंने चित्तौड़गढ़ को अपने अधीन करा, हम करें चित्तौड़ दुर्ग को अपने अधीन करा, चित्तौड़ दुर्ग को अपने अधीन करा या चित्तौड़ दुर्ग को जीता। अब देखिए इसी वजह से बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि देखिए एक राजा कब कहलाता कि वो राजा है, वो राजा जब भी कहलाएगा जब उसके पास कोई किला या दुर्ग हो या उसको वो जीत ले, जब भी वो राजा कहलाएगा। बाकी अभी तक गोहिल ने या फिर जो आपके ये अपराजित वगैरह जो हुए थे, इन्होंने जीत तो लिया था पर इनका कोई एक ठिकाना नहीं था, कोई बड़ा किला हो। तो वो जीता किसने? बप्पा रावल ने जीता चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो इस वजह से बप्पा रावल को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब देखिए इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत लिया, लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाते हैं? ये इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, राजधानी ये थी इनकी नागदा। और इसी को हम क्या पढ़ेंगे कि नागदा मेवाड़ की क्या है? प्रथम राजधानी, फर्स्ट राजधानी मेवाड़ की, मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा को बनाया। अब इतनी जानकारी हमको बप्पा रावल के बारे में, ये वो जानकारी है जो हमको याद करनी है, ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप कोई भी चीज़ नहीं छोड़ सकते, हम खुद नहीं छोड़ सकते, बाकी चीज़ें हमने छोड़ दी हैं क्योंकि काल्पनिक बातें हैं। अब मैं आपको बताऊं कि भाई बप्पा रावल का 16 का दुपट्टा था, 2 भैंसों की बलि, एक संग काटता था, नाश्ते में 2 बकरे चाहिए थे, वो बातें सिर्फ कहने वाली बातें हैं, कहानी वाली बातें हैं। उनको आप याद कर लोगे तो वो एग्जाम में नहीं आएंगी, तो इसलिए एग्जाम में ये आएंगी। वास्तविक नाम क्या है, किसका शिष्य था, सोने के सिक्के सबसे पहले मेवाड़ में किसने चलाए थे, वो कितने ग्रेन के थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने जीता, राजधानी की मेवाड़ की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो वो ये बातें जो हमको याद रखनी है। अब इसके बाद बात है इनके कुल देवता, बताई थी मैंने कि भाई महादेव जी से तो आदित्य ऋषि ने इनके लिए पूजा अर्चना करी थी, तो इसलिए एकलिंग नाथ जी इनके क्या है? कुल देवता एकलिंग नाथ जी, एकलिंग नाथ जी इनके कुल देवता हैं। और एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ बनवाया था उन्होंने? ये बनाया था उन्होंने कैलाशपुरी, कैलाशपुरी। ये कहाँ पर आता है आपका? उदयपुर के अंदर, उदयपुर। यहाँ पर मंदिर बनवाया था एकलिंग नाथ जी का कैलाशपुरी में। इसके साथ में इन्होंने एक मंदिर और बनवाया था, वो कौन सा मंदिर है? वो मंदिर है सास बहू, या इसी का अन्य नाम अगर मैं बताऊँ आपको तो वो आता है सहस्त्र बाहु मंदिर, सहस्त्र बाहु। ये मंदिर कहाँ बनवाया था? ये मंदिर बनवाया था उन्होंने नागदा में। ठीक है दोस्तों, एकलिंग नाथ जी जब प्रथम मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर बनवाया था आपके बप्पा रावल ने। सास बहू या हम कहें सहस्त्र बाहु मंदिर बनवाया था नागदा में बप्पा रावल ने। अब देखिए जो मेवाड़ के जो राजा महाराज हुए थे ना, उन्होंने अपने आप को कभी राजा माना ही नहीं। आपने देखा भी होगा जब आप नाम पढ़ते हैं बप्पा रावल, या हम पढ़े महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, इनके नाम इस तरह मिल देंगे। और जबकि हम किसी और राज्य के जो नाम पढ़ते हैं तो आप पे आता है महाराजा जोधा सिंह, जोधा, और आपके बी का, तो ये महाराजा लगा रहे थे। पर इन्होंने महाराजा क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये लोग अपने आप को एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते थे कि भाई हमारे जो राज्य है उसके राजा हम नहीं हैं, इसके राजा हैं एकलिंग नाथ जी, हम तो इनके दीवान हैं, जो ये कहेंगे हम वैसा कार्य करेंगे। तो इसलिए इनके कुल देवता इनको माना। देखिए इसके बाद में जब हमने इतना पढ़ लिया, एक आपके एक और लेखक आते हैं, वो कौन आते हैं? सीवी वैद्य, सीवी वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य। अब ये एक बात कहते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है कि बप्पा रावल की जो इन्होंने तुलना की थी, वो इन्होंने तुलना करी थी चार्ल्स मॉर्टेल। ये बात ध्यान रखना बस, चार्ल्स मॉर्टेल एक फ्रांसीसी सैनिक था, चार्ल्स मॉर्टेल, इससे तुलना करी थी किसकी? बप्पा रावल की तुलना करी थी चार्ल्स मॉर्टेल से, या मैं लिख दूँ ना, तुलना करी थी, तुलना करी, जो कि फ्रांसीसी सैनिक था, इससे इसकी तुलना करी थी। अब आप कहेंगे भाई तुलना क्यों कर दी? भाई तुलना इसलिए कर दी क्योंकि जो आपके बप्पा रावल थे ना, ये इतने प्रतापी शासक हुए कि इन्होंने जो आसपास के इलाका तो जीत लिया था, बाकी भारत से बाहर इन्होंने भी जाकर के युद्ध किया और उसको जीता भी। कहाँ तक जीता? अफगानिस्तान की गजनी तक चले गए थे और वहाँ तक जाकर के अपने मतलब कि जो अपने शत्रु को तो उनको हराया था, हर तरह से मतलब कि सब कुछ जीत लिया था उन्होंने। इसीलिए आपने एक नाम सुना हो रावलपिंडी, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में, रावलपिंडी। इसका अगर मैं आपको ढंग से अर्थ निकालूँ तो रावल और पिंड, या पिंडी कहूँ या पिंड कहूँ, कि रावलपिंड, कि रावल का जो ठिकाना, या फिर पंजाबी में पिंड उसको कहते हैं कि ये तुम्हारा पिंड है, मतलब कि तुम्हारा इलाका है। तो मतलब कि रावलपिंडी इलाके तक इनका ठहराव हुआ था, उसका आगे अफगानिस्तान तक गए और गजनी, अफगानिस्तान में गजनी है, वहाँ तक के इलाका उन्होंने जीत लिया था।
तो इसलिए सीवी वैद्य ने चार्ल्स मोर्टेल से इनकी तुलना करी है, क्योंकि चार्ल्स मोर्टेल जो फ्रांसीसी सैनिक है, इसने भी अपने यहाँ पर ऐसा ही कुछ किया था। अब बप्पा रावल ने इतना कुछ कर दिया, अब इंसान है, इंसान का शरीर एक बार तो जन्म तो ले लिया, तो उसको मरना भी है। तो इसी प्रकार से इतने महान शासक कौन बप्पा रावल की मृत्यु होती है, कहाँ होती है मृत्यु? मृत्यु होती है नागदा के अंदर ही, और फिर इसी नागदा में इनका समाधि स्थल है, समाधि स्थल। तो इस प्रकार से बप्पा रावल कंप्लीट होते हैं, संपूर्ण होते हैं। अब बस एक बात यह है कि थोड़ा बहुत ध्यान रखने वाली, चलो हाँ ये बात लगी थी, मृत्यु होती है 753 ईस्वी को, ठीक है, 753 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। कहाँ होती है? नागदा में, और नागदा में इनका क्या है? समाधि स्थल। बप्पा रावल होने के बाद, अब होने को देने के बाद अगले राजा बहुत हुए थे, अब हम बहुतों को पढ़ के क्या करेंगे? वही बात, सटीक जानकारी नहीं है, उनका सटीक इतिहास नहीं है, तो इनके बारे में मतलब कि इनके बाद हम अगला राजा पढ़ते हैं अल्लट को, राजा अल्लट, या उसी को मैं कहूँ आलू रावल को पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे अल्लट, क्या है नाम? अल्लट, या इसी को हम कहेंगे आलू रावल। मैं लिख देता हूँ आलू रावल, ये इनकी उपाधि है आलू रावल। सबको क्या हो गया, नाम पढ़ रहे हैं आप? रावल, आलू रावल, बप्पा रावल। तो इसी प्रकार से इनकी उपाधि मिलती है इनको आलू। तो देखिए इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी हमको, सिर्फ इनके बारे में तो याद रखना है कि जो मेवाड़ है आपका, मेवाड़ की प्रथम राजधानी बप्पा रावल ने क्या बनाई थी? नागदा। और इन्होंने क्या बना दिया अगली राजधानी? इन्होंने बना दिया अगली राजधानी आहड़। आहड़ को इन्होंने राजधानी बनाया, राजधानी इसकी मेवाड़ की राजधानी। तो फिर कौन सी राजधानी हो गई? ये हो गई आपकी सेकंड राजधानी मेवाड़ की। अब आहड़ को यहाँ राजधानी बना दिया, तो इससे हमें बात पता लगती है कि राजा अल्लट ने आहड़ गांव बसाया, या मैं कहूँ आहड़ नगर बसाया, नगर बसाया। और जब आहड़ नगर बसा दिया तो अब आहड़ में कुछ चीज़ भी बनवाएंगे। वो चीज़ क्या है? अब ये आहड़ में जो है एक मंदिर बनवाते हैं, और आहड़ में कौन सा मंदिर बनवाते हैं? ये आहड़ में बनवाते हैं वराह मंदिर। कौन सा? वराह मंदिर आहड़ में बनवाया। अब ये आहड़ के पास में ही एक गांव है, जगत गांव बसाते हैं। कौन सा? जगत गांव बसा दिया भाई। अब जगत गांव बसा दिया, तो अब इस जगत गांव में इन्होंने क्या बनवा दिया? एक मंदिर बनवा दिया। किसका? जगत अंबिका माता का मंदिर। जगत अंबिका माता का मंदिर इन्होंने यहाँ बनवा दिया। कहाँ बनवा दिया भाई साहब? आपके जगत गांव में मंदिर बनवा दिया। इसके बाद में आलू रावल से एक जानकारी मोस्टली ये मिलती है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की व्यवस्था इन्होंने शुरू करी थी। नौकरशाही व्यवस्था, नौकरशाही व्यवस्था शुरू करी। ध्यान रखना, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की व्यवस्था शुरू किसने करी थी? राजा अल्लट ने, या फिर मैं कहूँगा उसको आलू रावल ने। एक इसके अंदर जानकारी ये मिलती है कि देखिए जब राष्ट्रकूट जो लोग थे, जो राष्ट्रकूट मतलब राठौड़, इन्होंने परमारों पर जो है आक्रमण कर दिया। कौन? परमारों पर आक्रमण कर दिया। परमारों ने ही, इनसे पहले जो राजा हुए थे ना, उस टाइम परमारों ने ही अपने मेवाड़ इलाके को कब्जा कर लिया था, उस पर अधिकार कर लिया था। वो तो अल्लट ने, और जो इनके पिता थे भतृवट द्वितीय, उन्होंने जो है उनसे जो है दिलवाया था, वापस मेवाड़ को हासिल किया था। तो इस प्रकार जब अब राष्ट्रकूट जब परमारों से लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो वहाँ पर इन्होंने राष्ट्रकूटों का साथ दिया। और राष्ट्रकूटों का साथ इन्होंने क्यों दिया? क्योंकि जो इनकी माता आती है महालक्ष्मी, वो राष्ट्रकूट वंश से थी, राष्ट्रकूटों की ही बेटी थी वो। कौन? महालक्ष्मी। तो इस प्रकार से आपके क्या नाम है इनका, अल्लट ने राष्ट्रकूटों की जो है इन्होंने वो कर दी, हेल्प कर दी। अब राष्ट्रकूटों का संबंध आता है, वो आता है विदेशों में हुणों से। तो इस प्रकार आलू रावल ने शादी करी थी। वो शादी किससे करी थी? शादी करी थी हरिया देवी। हरिया देवी, ये कौन थी हरिया देवी? ये हुण राजकुमारी थी, हुण राजकुमारी। तो इस प्रकार हमको एक नई जानकारी क्या मिलती है कि राजस्थान में सर्वप्रथम इंटरनेशनल विवाह, या मैं कहूँ अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने करा था? आपकी आलू रावल ने करा था हरिया देवी से। तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट
इंटरनेशनल विवाह, इंटरनेशनल INTRAPIA, मैं कहूँ फर्स्ट इंटरनेशनल विवाह आलू रावल ने किया था, हरिया देवी से किया था। ध्यान रखना राजस्थान में क्या था ये, भारत में तो आपको पता ही है प्रथम उससे हुआ था। मैं क्या बताया था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या था, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में आ जाए वो नाम। तो राजस्थान में तो करा था, हरिया देवी से किया था आलू रावल ने, जो कि हुन राजकुमारी थी। इतना हो जाता है। अब इसके बाद में आलू रावल से अगली जानकारी क्या रह जाती है। वैसे ठीक है, इतनी जानकारी होती है जो हमको, जो प्राचीन जो शासक हुए उनसे हमको इतनी जानकारी याद रखनी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो आपके आगे जो महाराजा आएंगे, या मैं कहूँ आपके रावल रतन सिंह से स्टार्ट होती है मेवाड़ की असली हिस्ट्री, जहाँ से एग्जाम जो क्वेश्चन बनते हैं वो वहीं से बनते हैं। ये तो एक से हमें से जानकारी मात्र रख लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कि एग्जाम यहाँ से बन जाए, क्योंकि इनकी जानकारी पुख्ता है, तो इसलिए हमको ये भी पढ़नी जरूरी है। तो आपके अलर्ट हो गए आलू रावल। अब इसके बाद में कौन आता राजा, इसके बाद में दो एक बीच में आते हैं और उनकी जानकारी हमें सटीक नहीं मालूम, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं शक्ति कुमार को। अगले शासक पढ़ते हैं शक्ति कुमार। शक्ति कुमार, देखिए शक्ति कुमार भी कोई तो जरूरी नहीं था, और इसको पढ़ाना इसलिए जरूरी समझा जा रहा है। पर देखिए इससे पहले से जो शासक हुआ था वो हुआ था नरवाहन। नरवाहन इतना मिलता है कि हाँ एक बहुत प्रतापी शासक था, इसने भी अपने जो पूर्वज थे उनकी जो है मान्यता वो बनाए रखा, उनका नाम खराब नहीं करा, पर इसने नाम खराब कर दिया, इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। अब इसने नाम खराब कैसे करा, खैर गलती इसकी नहीं थी, बात ये थी ये थोड़ा कमजोर शासक हुआ। अब एक जब कमजोर शासक हो गया तो जो आसपास के जो अब उपद्रव आने लगे, या मैं कहूँ विदेशी आक्रांत आने लगे, तो उन्होंने जो है आक्रमण कर दिया किस पर, मेवाड़ पर। इसकी इतनी बस की रही नहीं कि ये उनसे युद्ध कर सके। तो इस प्रकार से हमको जानकारी कुछ ऐसी मिलती है, जो शक्ति कुमार के बारे में जानकारी मिलती है वो मिलती है हमको अस्थि कुंड के अभिलेख से। कौन सा अभिलेख आता है आपका, अस्थि कुंड, अस्थि कुंड अभिलेख। इस अभिलेख से हमको शक्ति कुमार के बारे में जानकारी मिलती है कि शक्ति कुमार के संग आके हुआ क्या था। तो देखिए हुआ कुछ ऐसा था कि एक परमार राजा हुआ था। कौन, परमार राजा, उसका नाम क्या था, मूंज, परमार राजा मूंज। इसने राजा मूंज ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, या मैं कहूँ मेवाड़ पर आक्रमण कर लिया। अब जब मेवाड़ पर आक्रमण करा कैसे इसने सबसे पहले आहड़ को नष्ट कर दिया। जो आहड़ राजा थे ना, जो राजा आलू ने बनाई थी, मैं कहूँ राजा अल्लट ने बनाई थी, उस आहड़ को उन्होंने नष्ट कर दिया। तब शक्ति कुमार ने दोबारा से राजा ने किसको बना दिया, नागदा को बना दिया। तो परमार राजा मूंज ने आक्रमण किया, ठीक है भाई। अभी राजा मूंज का एक भतीजा आता है, या मैं कहूँ राजा सिद्धराज जो इसका भाई था उसका पुत्र आता है, मतलब राजा मूंज का भतीजा आता है, राजा मूंज का भतीजा राजा भोज। तो यह राजा भोज है, इसने आपके मेवाड़ में एक मंदिर बनवाया था, जो कि उस मंदिर का नाम इस तरह से आता है, सामान्य भाषा में तो उसको कहते हैं मोगल जी का मंदिर, बल्कि हकीकत में वो मंदिर बना क्या था जिसको हम यही पढ़ते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर। इसका अन्य नाम एक और यह आता है समिधेश्वर मंदिर, समिधेश्वर मंदिर। और मोगल जी का मंदिर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि राजा मोगल जो हुआ था उसने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए इसको कहते हैं मोगल जी का मंदिर। तो ध्यान रख लीजिएगा कि अस्थि कुंड के अभिलेख से हमकी जानकारी मिलती है कि परमार राजा मूंज ने आक्रमण कर दिया, आहड़ को नष्ट कर दिया, मेवाड़ की पुनर्राजधानी नागदा हो गई, मेवाड़ का अधिकांश हिस्सा वो परमार के पास चला गया। जो मेवाड़ के राजा थे, जो भोईल वंश थे, उनके पास में कुछ नहीं बचा। बस हमको एक बात ये रखनी है कि राजा भोज था, इसने एक मंदिर बनवा दिया, कौन सा, त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसको हम कहेंगे समिधेश्वर मंदिर, या इसको हम कहेंगे मोगल जी का मंदिर। तो ये चीज़ बनवा दी थी इसने आपके शक्ति कुमार ने। अब देखिए शक्ति कुमार के बाद में क्रम से हमको जो राजा मिलते हैं, करीब 10-12 राजा हैं। अब उनके बारे में जानकारी ऐसी है, वो शक्ति कुमार की तरह ही थे कि धीरे आगे बिल्कुल उन्होंने कुछ ढंग से कुछ काम किया ही नहीं कि भाई अपने राज्य को बनाए बढ़ाएं, कुछ नहीं करवाया उन्होंने, वो ऐसे ही डोलते रहे, उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया। तो देखिए जिसने मेवाड़ को पुनः अपना बनाया वो आपके नाम आता है उसका रण सिंह, रण सिंह। देखिए आपको कहीं कहीं पर इन्हीं का नाम मिलता है, क्या, कर्ण सिंह।
कर्ण सिंह या रण सिंह? वैसे ये कर्ण सिंह या मैं कहूँ रण सिंह, ये पुत्र किसका था? ये पुत्र था विक्रम सिंह का। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मुझे रण सिंह के जो पहले के जो राजा हैं उनका नाम नहीं मालूम, सबका नाम पता है। इसके पिता का नाम था विक्रम सिंह, उससे पहले हुए थे आपके क्रम से तो नहीं मालूम है, लेकिन उनके नाम कुछ इस तरह से हैं, योगराज, अंशपाल, कीर्ति सिंह, बहुत 10-12 हैं नाम ही हमको याद नहीं कर रहे हैं। अब मैंने याद कर लिए हैं, ठीक है भाई कर लिए, पर आप उस चीज़ में मत पढ़ना, बस हमको तो याद रख रहे हैं कि रण सिंह पुत्र किसका था? वो विक्रम सिंह का था। जो रण सिंह था इसी ने मेवाड़ को पुनः अपने अधीन किया, अपनी शक्ति से परमारों को हराया। अब देखिए वैसे तो हमारी क्लास की टाइम तो हो गया है, हमने उसमें अपने थंबनेल में डाला भी था कि हम बप्पर रावल से और रण सिंह या कर्ण सिंह तक ही पढ़ेंगे। तो देखिए फिलहाल मैं अब बस आपको थोड़ी सी विदा की घड़ी है, इसमें मैं इतना बता देता हूँ कि अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, ताकि हम अगर जब अगली क्लास लें तो सीधा वैसे शुरू कर दें ताकि आपको पता हो। अब देखिए जो रण सिंह कर्ण सिंह है इनके बारे में फिलहाल मैं आपको इतनी जानकारी देता हूँ कि जो रण सिंह है जो ये इसके जो 2 संतान होंगे, 2 पुत्र होंगे, उन्हीं से मेवाड़ की जो 2 शाखाएं हैं वो अलग होती हैं। वो शाखाएं कौन सी हैं? पहली आपकी रावल शाखा, दूसरी है राहब शाखा। राहब शाखा ये वही शाखा है जो बाद में चलकर आगे राणा बनेंगे, और ये रावल वही हैं जो आपके रावल रतन सिंह, ये इसी शाखा से आएंगे। इसके बारे में जानकारी हम आगे करेंगे कि रावल शाखा में भी जो दो पुत्र हुए थे, सामंत सिंह, कुमार सिंह, उनमें से पहले सामंत सिंह के पास में था, फिर कुमार सिंह के पास में था। इसके बाद जो वागड़ के जो गोहिल आए थे वो कैसे आए थे? वो यहीं से आए थे। तो इसकी जानकारी हम लेंगे आगे क्लास कल में। तो हम फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।